राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, टाइम मशीन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज टाइम मशीन में हम बात करेंगे उस साल की जब नागरिकों के अधिकार खत्म कर दिए गए थे, जब न्याय व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी और प्रेस से लेकर आम आदमी तक किसी को भी अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं बचा था। ये वो साल है जब किसी को भी जेल की सजा सुना दी जाती थी या फिर किसी को भी नजरबंद कर दिया जाता था। हम बात कर रहे हैं साल 1975 की, जब एक दिन आधी रात को अचानक से कर दी गई इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा और धीरे धीरे देश के बड़े नेताओं को भेज दिया गया जेल, लोगों की जबरदस्ती करवाई गई नसबंदी और बैन कर दी गई बड़ी बड़ी फिल्में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर और टाइम मशीन में आपको दिखाते हैं साल 1975 के अनसुने और अनकहे किस्से। साल 1975 अपने साथ आपातकाल का काला अध्याय लेकर आया। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। फिर आई तारीख 12 जून 1975। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत में सोशलिस्ट नेता राजनारायण की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया जाना था। खुद श्रीमती गांधी कोर्ट रूम में मौजूद थीं। जस्टिस जगमोहन लाल ने फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी को चुनावी गड़बड़ी का दोषी करार दिया और उनका चुनाव रद्द करते हुए उन्हें 6 वर्ष तक किसी भी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इस फैसले से इंदिरा गांधी के लोकसभा छोड़कर राज्यसभा जाने का रास्ता भी खत्म हो गया। इंदिरा गांधी के सामने प्रधानमंत्री पद छोड़ने के अलावा सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वो रास्ता था आपातकाल लगाने का। और फिर 25 और 26 जून की दरमियानी रात को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू करने का ऐलान कर दिया। आपातकाल के ड्राफ्ट पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून की आधी रात को हस्ताक्षर किए थे और 26 जून को इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, जिसमें गृह सचिव खुराना ने आपातकाल का घोषणा पत्र कैबिनेट को सुनाया, जिसके बाद कई बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, कई लोगों को नजरबंद कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा लागू कर लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। आम नागरिकों से उनके अधिकार छीन लिए गए, मनमाने ढंग से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल होने लगा। आपातकाल लागू होते ही मीसा तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। इनमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। ये आपातकाल करीब 21 महीने तक चला और इसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल आंका गया। सत्तर के दशक में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर समाज सेवी रुखसाना सुल्ताना को संजय गांधी का काफी करीबी माना जाता था। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने नसबंदी कार्यक्रम चलाया था और रुखसाना सुल्ताना को मुस्लिम बहुल इलाके जामा मस्जिद में लोगों की नसबंदी कराने और वहां से अवैध निर्माण हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके तहत लोगों को कभी पैसों तो कभी नौकरी का लालच देकर नसबंदी के लिए राजी करवाया गया। और तो और संजय गांधी की छत्र छाया में रुखसाना की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अवैध निर्माण के नाम पर दिल्ली के तुर्कमान गेट पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप की वजह से रुखसाना को पीछे हटना पड़ा। रुखसाना सुल्ताना का नाम भारतीय फिल्मों और मीडिया जगत की कई मशहूर हस्तियों में जुड़ा हुआ है। रुखसाना ने भारतीय सेना में एक सिख जनरल शविंदर सिंह विर्क से शादी की थी, लेकिन जल्द ही उनका तलाक हो गया। रुखसाना सुल्ताना की एक बेटी है जिन्हें लोग बॉलीवुड अभिनेत्री अमृता सिंह और सारा अली खान की मां के रूप में जानते हैं।
आपातकाल का एक किस्सा जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वो था जयपुर की पूर्व महारानी गायत्री देवी के किले पर फौज की तैनाती और आयकर विभाग की रेड। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले देश की सबसे ताकतवर महिला इंदिरा गांधी और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब पाने वाली पूर्व महारानी गायत्री देवी के बीच मनमुटाव तो शुरू से ही था, लेकिन इसका असर तब ज्यादा देखने को मिला जब गायत्री देवी ने इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाते हुए इंदिरा गांधी का विरोध किया और यही बात इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आई, जिसके बाद इंदिरा ने गायत्री देवी के महल पर आयकर विभाग से छापे पड़वाए और सेना की मदद से पूरे महल की खुदाई करवा दी। महारानी गायत्री देवी की किताब अ प्रिंसेस रिमेंबर्स के अनुसार महारानी गायत्री देवी ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए आपातकाल का विरोध किया था। इसके बाद इंदिरा ने आयकर विभाग से राजघराने की आय और संपत्ति की जांच का आदेश दिया। सेना की मदद से आयकर विभाग ने राजस्थान में उनके पैलेस में खुदाई की ताकि छुपा खजाना मिल जाए। सेना ने महारानी का पूरा किला खोद दिया। कहा जाता है कि 3 महीने तक ये खुदाई चली। इसके लिए गायत्री देवी को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। इस दौरान वो करीब 6 महीने जेल में रहीं। फिल्म शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, जया बच्चन और हेमा मालिनी जैसे स्टार्स इस फिल्म में थे। फिल्म सुपरहिट साबित हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म शोले का क्लाइमैक्स आखिरी वक्त पर बदल दिया गया था। फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने बताया कि फिल्म का क्लाइमैक्स जैसा दिखाया गया था वैसा था नहीं। उस वक्त चल रही इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए सेंसर बोर्ड ने फिल्म के क्लाइमैक्स पर आपत्ति जताई थी। असली क्लाइमैक्स सीन में ठाकुर अपने नुकीले जूतों से गब्बर को मार देता है। इस सीन को सेंसर बोर्ड ने कानून का हवाला देकर बदलने को कहा था, जिसमें गब्बर को कानून के हवाले किया गया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर दी थी। गली गली में फिल्म के डायलॉग गूंजने लगे थे। पक्के दोस्तों को जय वीरू कहा जाने लगा, तो लोग बकबक करने वाली लड़कियों को बसंती के नाम से पुकारने लगे। माओ ने अपने छोटे बच्चों को गब्बर का डर दिखाकर सुलाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे ये फिल्म 70 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। (1975) में किरण बेदी को दिल्ली में पहली पोस्टिंग मिली और इसी साल 26 जनवरी की परेड में उन्होंने दिल्ली पुलिस के सैन्य दस्ते का नेतृत्व किया था। और ये बात जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पता चली तो वो इस बात से बहुत खुश हुई कि पहली बार पुलिस का सैन्य दस्ता किसी महिला अधिकारी के नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा। इस बात से खुश होकर इंदिरा गांधी ने किरण बेदी को अपने निवास स्थान पर नाश्ते के लिए आमंत्रित किया, जिसके बारे में किरण बेदी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी आई डेयर में भी लिखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नाश्ते पर सिर्फ मुझे आमंत्रित किया था। मेरे अलावा 3 और महिला एनसीसी कैडेट्स को भी पीएमओ से निमंत्रण मिला था। उस दिन की ये हमारी सबसे अच्छी तस्वीर है। इंदिरा गांधी के इस जेस्चर से हम लोग काफी खुश हुए थे। आपातकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शिकार मशहूर गायक किशोर कुमार भी हुए। कहा जाता है कि किशोर कुमार अपने नियमों के काफी पक्के थे। वो जो सोच लेते थे फिर उससे समझौता नहीं करते थे। अपने इन्हीं उसूलों के चलते उनके गानों को बैन कर दिया गया था। आपातकाल के दौरान कांग्रेस की हालत काफी खराब थी। अपनी खराब हालत को देखकर कांग्रेस को भी समझ आ गया था कि उन्हें एक ऐसी आवाज की जरूरत है जो उसकी बात आम जनता तक पहुंचा सके। उसके लिए गाने बनाए और उनका प्रचार प्रसार करे। इसके लिए इंदिरा गांधी ने तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ला की मदद ली। इंदिरा गांधी ने वीसी शुक्ला के माध्यम से किशोर कुमार के पास संदेश भेजा कि वो इंदिरा गांधी के लिए गीत गाएं, लेकिन किशोर कुमार ने इसके लिए मना कर दिया।
ये बात कांग्रेस को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने किशोर कुमार के गानों पर ही बैन लगा दिया। जब तक देश में आपातकाल रहा, किशोर कुमार के गाने आकाशवाणी जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं चलाए गए थे। (1975) में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में 2 साल के लिए इमरजेंसी लगाई। आपातकाल घोषित होने के बाद देश में कई सारी चीजें बदली, लेकिन इसी साल एक ऐसी फिल्म आई जिसने इंदिरा गांधी की रातों की नींद उड़ा दी, और वो फिल्म थी आंधी। आंधी फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी और उस समय इस फिल्म पर इंदिरा गांधी की जिंदगी से जुड़े होने का आरोप लगाया गया था। दरअसल फिल्म को रिलीज के कुछ महीनों बाद बैन किया गया था, और वो इसलिए क्योंकि उस साल में आने वाले गुजरात चुनाव में विपक्षी दलों के नेताओं ने फिल्म की कुछ क्लिप्स को अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया था। उस समय सुचित्रा सेन को तस्वीरों में सिगरेट और शराब पीते दिखाया गया था, क्योंकि फिल्म में सुचित्रा सेन एक पॉलिटिशियन का किरदार निभा रही थीं, और उधर उस दौर में इंदिरा गांधी ही देश की सबसे बड़ी महिला नेता थीं। तो ऐसे में इसे इंदिरा से जोड़ा गया और कहा गया कि फिल्म के जरिए इंदिरा की छवि खराब हो रही है। बाद में ये बात सामने आई कि ये फिल्म इंदिरा गांधी की जिंदगी पर आधारित है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस फिल्म को बैन करवा दिया। और फिर 1975 में इसके बाद इमरजेंसी भी लग गई, और फिर 1977 तक ये फिल्म बैन रही थी। इस फिल्म को इलेक्शन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन करने के लिए बैन किया गया था। आपातकाल के दौरान एक तरफ जहां अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ रहा था, वहीं पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भेष बदल लिया था। तत्कालीन आरएसएस कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाने वाले नरेंद्र मोदी ने पगड़ी पहनी और दाढ़ी बढ़ाई और सिख का भेष बनाया। इमरजेंसी के दौरान 2 साल तक विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर ताला लगा दिया और आम लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई। उस संघर्ष और आंदोलन के दौर में आरएसएस ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई। आरएसएस के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता हर संभव मदद करने के लिए अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे, जिनमें से एक नरेंद्र मोदी भी थे। उस वक्त मोदी को साहित्य का वितरण करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया था। भारत कई तरह की भाषाओं का धनी देश है, लेकिन भारत को मूल रूप से उसकी हिंदी भाषा के लिए जाना जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पहला विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना था। सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। जिस तारीख को पहला सम्मेलन हुआ था, उसी दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में एक खास फर्क है, और वो ये कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस को इसलिए मनाया जाने लगा क्योंकि भारत में ही हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। वहीं विश्व हिंदी दिवस को इसलिए मनाया जाता है ताकि विश्व में भी हिंदी को वही दर्जा मिले। 1970 आजाद हिंदुस्तान का ये वो दौर था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और नई नई उपलब्धियों को छू रहा था। इसी बीच साल 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट यानी उपग्रह लॉन्च किया गया। 1975 में इसरो ने 19 अप्रैल को सोवियत संघ की सहायता से देश में ही विकसित पहले उपग्रह यानी सैटेलाइट आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया था, और उस वक्त इसरो की ये पहली कामयाबी थी। सैटेलाइट का वजन 360 किलोग्राम था। इंदिरा गांधी ने सैटेलाइट आर्यभट्ट का नाम गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर ही रखा था। 17 साल बाद 11 फरवरी 1992 में इसने दोबारा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया।
360 किलोग्राम वजनी आर्यभट्ट को सोवियत संघ के इंटर कॉस्मोस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस सैटेलाइट के लिए एक शौचालय का कायाकल्प किया गया और वहां इसका काम चला। सैटेलाइट को बनाने से लेकर लॉन्च करने तक में 3 करोड़ खर्च आया, लेकिन बाद में ये खर्च और बढ़ा। 1975 में इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के इस ऐतिहासिक क्षण को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1976 में 2 रुपए के नोट के पिछले हिस्से पर छापा और 1997 तक 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी गई। टाइम मशीन में आज आपने देखी 1975 की 10 कहानियां। कल होगी इसी वक्त हमारी फिर से मुलाकात और मैं आपको लेकर चलूंगी 1976 के सफर पर। हम आपको दिखाएंगे उस साल के किस्से। तब तक के लिए नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। कदम ब कदम मिलाकर आगे बढ़ा है।